सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। पहली बार मैंने उसे फ्रीजर के पास देखा था। वो एक शुक्रवार की रात थी, या सच बताऊं तो शनिवार की सुबह। रेस्टोरेंट को बंद करने से पहले बचा हुआ सारा सामान मैं फ्रिज में रख रहा था। कुछ सामान उठाने के बाद मैं वहां पर आया ही था कि तब मुझे एक काला सा साया उस फ्रीजर के साइड में खड़ा हुआ दिखाई दिया। शुरू में थोड़ा धुंधला, पर धीरे धीरे वो मुझे साफ दिखाई देने लगा। वो सारा एक बच्चे का लग रहा था। ऐसा लगा कि मानो वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी फ्रीजर के अंदर से मुझे कुछ आवाज सी आई। मैंने एकदम से फ्रीजर खोल के देखा और उसके बाद जैसे ही मैंने वापस उस बच्चे वाली जगह पर देखा तो वो बच्चा अब गायब था। मैं बस फ्रीजर के पास खड़ा हो गया, ये सोचते हुए कि अभी मैंने क्या देखा। मुझे नहीं पता था कि मैंने कुछ देखा भी या फिर नहीं। बस मेरे दिल की अड़ तेज हो गई थी और मैं काफी पसीने में तर हो गया था। मैंने पता नहीं क्यों फ्रीजर खोल के अंदर देखा, जबकि मुझे पता था कि अंदर कोई बच्चा नहीं आ सकता। बट मैंने चेक करा, वहां भी कुछ नहीं था। अब मैंने फ्रीजर का दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ पर इस फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट में मुझे काम करते हुए अब 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। यहाँ पर मैनेजर से मेरी अच्छी खासी बातचीत थी, तो मैं अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट को चुन सकता था। रेस्टोरेंट का क्लोजिंग टाइम रात के 2 बजे का था। उस टाइम तक मैनेजर वही रहती थी, जो कि मेरी एक अच्छी दोस्त थी। इसके अलावा आसपास के सारे एरियाज को मैं अच्छे से जानता था और वहां पर कभी भी अगर देर रात को डिलीवरी करनी होती थी तो मैं वहां पर चला जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं शिफ्ट अपने हिसाब से चुनता था, तो मेरा कोई बेसिकली टाइम नहीं, ना मेरे किसी कोई दोस्त थे और ना ही कोई रिश्तेदार। दोस्त के नाम पर सबसे पहले वो रेस्टोरेंट की मैनेजर और दूसरे वो सारे को वर्कर्स जो कि मेरे अलावा वहां पर काम करते थे। उस रात मैं काम करके वापस अपने घर चला गया। अगले दिन जब मैं सो के उठा तो मेरे मन में उस बच्चे का एकदम से ख्याल आया, जो कि मैंने बीती रात वहां पर देखा था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और फ्रेश वगैरह होकर मैं वापस से अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया और टाइम वैसे ही बीतने लगा। इस घटना को अब 2 हफ्ते बीत चुके थे। मुझे याद है अभी एक शनिवार का दिन था, जिस दिन हमारे पास बहुत काम होता है और सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता। मुझे याद है रात के लगभग 9:10 बजे के आसपास फोन बजा। मैंने फोन उठा आया तो उस साइड से एक बच्चे की आवाज आई। उसे एक पिज्जा ऑर्डर करना था। इसके बाद उसने अपना एड्रेस बताया, मकान नंबर 217 मालवीय नगर। उस बच्चे ने एक लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर करा था। मैंने ठीक है बोल के ऑर्डर ले लिया और कहा कि 1 घंटे के अंदर आपका पिज्जा डिलीवर हो जाएगा। हमारी फ्रेंचाइजी डोमिनोज वगैरह की तरह 30 मिनट की डिलीवरी पॉलिसी नहीं रखती। फोन काटे हुए मुझे आधा घंटा लगभग हो गया था और तब रेस्टोरेंट के मैनेजर सुजैन, जो कि तब मेरे पास आई, मैंने उससे उस कॉल के बारे में बताया। ओ, उस बच्चे ने दोबारा कॉल करी है, पता नहीं है कौन, बस जब देखो तब परेशान करता रहता कॉल करके। तुम क्या सोच रहे हो, पिज्जा ले जाने का? तब मैंने कहा हाँ, आज मैं इस बार खुद ही जाकर देखता हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। मुझे पता है वो कहीं ना कहीं से हमें देखता जरूर होगा। अगर आज वो मुझे दिख गया तो उसे अच्छे से बता दूंगा। वो बच्चा, उसका कॉल कोई पहली बार रेस्टोरेंट में नहीं आया था। वो अक्सर रात के समय कॉल करता था, एक लार्ज पिज्जा ऑर्डर करता और अपना एड्रेस वही बताता, 217 मालवीय नगर। बट जो यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात थी वह ये कि मालवीय नगर में 217 नंबर का कोई मकान था ही नहीं। वह एक सीधा रोड जहाँ पर 201 से लेकर घर स्टार्ट होते हैं। इसके बाद 211 तक कंटिन्यू मकान है। उसके बाद 211 के बाद जो मकान है उसका नंबर सीधा 231 है और उसके भी बीच में कोई भी नंबर का मकान नहीं है। मुझे ये बात पता थी, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पर नया डिलीवरी वाला आता था उस बच्चे का कॉल उठाता और पिज्जा लेकर वहां पर डिलीवर करने चला जाता। बट वहां पर उसे एड्रेस कब मिलता ही नहीं था। वहां आसपास के पड़ोसी भी इस बात को बताते बताते थक गए थे और अब उन्हें भी आदत हो गई थी कि वहां पर 217 नंबर का कोई मकान नहीं है। हमें लगता था कि यह कोई बच्चा होगा जो कि वहीं उसी एरिया में रहता होगा और हम लोगों पर फ्रैंक करता होगा, और जिस टाइम पर हम लोग वहां जाते होंगे तो वो कहीं ना कहीं से हमें छुपकर देखकर हंसता होगा। ऐसा नहीं कि हमने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करी। हमने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश करी, बट हमें कभी भी कोई सुराग नहीं मिला, ना कोई बच्चा। अब पिज्जा लेकर डिलीवर करने के लिए मैं अपनी बाइक से निकल चुका था। गर्मियों का मौसम था। मैंने अपनी हाफ टी शर्ट पहन रखी थी और अच्छी स्पीड में मैं अपनी बाइक को भगा रहा था। मैंने रिल्फ आटक पार करा और उसके बाद मैं मालवीय नगर में आ चुका था। अब मैं आ गया उस सीधे वाले रोड पर जहां से 201 से मकान नंबर स्टार्ट होते हैं। अब मैंने अपनी बाइक की स्पीड कम कर दी, ये सोचते हुए कि हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं से एक बच्चा दिख जाए जो कि मुझे छुपकर देख रहा हो। और तब मैं मकान नंबर 211 के आगे से निकला। तब मेरे होश उड़ गए। मकान नंबर 211
के जस्ट साइड में जो मकान है वो है 231 और उसके बीच में अब तक जितने भी ड्राइवर हमारे गए थे वो बताते थे कि वहां पर बस एक दीवार थी और कुछ भी नहीं। पर्सनली मैं उस जगह पर डिलीवरी के लिए पहली बार आया था और तब मैंने देखा 211 के साइड में 231 के बीच में एक मकान था और ये और कोई नहीं ये था 217। मैं एकदम से हैरान हो गया, आखिर चक्कर क्या था। देखने में भी ऐसा लग रहा था कि वो घर काफी समय से वहीं पर था क्योंकि इस घर की बनावट ज्यादा नहीं थी। मैंने अपनी बाइक एक साइड पर लगाई और पिज्जा उतारने के बाद अब मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगा। मैं सोच रहा था अब तक जो बातें मुझे उस घर के बारे में पता थी क्या वो सब बस झूठ थी। उस घर के मेन डोर पर मैं पहुंच चुका था और अब मैंने वहां पर बेल बजाई। थोड़ी देर में मुझे किसी के भागने की आवाज आई और तब दरवाजा खुला। वह एक बच्चा था, एक नॉर्मल सा दिखने वाला बच्चा। मैंने पिज्जा निकाला और उसे पिज्जा दे दिया। उसके बाद वो बच्चा अंदर गया और वो पैसे लेकर आया और उसने मुझे पैसे दे दिए। इसके बाद मैं वहां से वापस जाने लगा। अपनी बाइक तक आने के बाद मैं वापस पलटा ये देखने के लिए कि वो घर वहां पर अब भी है या नहीं, बट वह अभी वहीं था। इसके बाद मैं अपनी बाइक पर बैठा और वापस अपने रेस्टोरेंट जाने लगा। मैं रेलवे फाक्स तक आ चुका था। उसके बाद वापस घूमा और वापस उस घर के पास गया ये देखने के लिए कि वो घर अब भी वहां पर था या नहीं, बट वो घर अब भी वही था। उस घर को देखने के बाद मैं वापस मुड़ा और अब सीधा रेस्टोरेंट आ गया और यह बात मैंने बताई सुजैन को। तुम मजाक कर रहे हो क्या, दिमाग घूम गया है? इस एरिया में ना मैं पिछले 20 साल से रह रही हूँ और यहाँ के सारे मकान यहाँ पर जितने लोग करते हैं उन सबको बता सकती हूँ, उन सब के घर बता सकती हूँ और किस तरह के वह ऑर्डर करते हैं वह भी सब भी बता सकती हूँ। बट मुझे पता है और सबको पता है यहाँ पर कि वहां पर कोई 217 नंबर का मकान है ही नहीं। मैं कसम से बोलता हूँ मैं अभी अभी वहां पर डिलीवर करके आया हूँ पिज्जा। कम ऑन यार, मैं उस पिज्जा को खाने का सोच रही थी, तुम पता नहीं क्या खुद ही खाकर आ गए हो। तुम एक ऐसे घर को कैसे डिलीवरी कर सकते हो जो कि है ही नहीं। यके ड्राइवर दर्जनों बार वहां पर गए हैं समझे और हर बार वापस लौट कर आए हैं। सुजान को यकीन नहीं हो रहा था मेरी बात पर। वह सोच रही थी कि मैं मजाक कर रहा हूं, बट मैं अपनी बात को लेकर सीरियस था और मुझे पता था जो मैं बोल रहा हूं वह बिल्कुल सच है। ठीक है, अगर तुम बात पर यकीन नहीं है तो काम करो, अपनी गाड़ी लेकर जाओ और जाकर वहां पर देख लो वह मकान है वहां पर या नहीं। हाँ, ताकि तुम यहाँ पर कुछ कर सको है ना, इसलिए तुम मुझे भेजना चाहो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट को बंद करते हैं, उसके बाद हम वहीं से घर चले गए। और अगर इतना बन रही हो तो मेरे से हज की शर्त लगाओ। अभी सुजान बिना कुछ सोचते हुए तुरंत शर्त लगा ली और बोली कि ठीक है, हम वहां पर चले गए। इसके बाद वहां पर लगभग सारे ड्राइवर घर जा चुके थे और मैं अपना काम बस निपटा कर वहां से निकलने की तैयारी कर ही रहा था। थोड़ी देर में एकदम से मेरे पीछे सुजैन आए और वो जोर से चिल्लाई, 1000 हारने का वक्त आ गया है। चले, मैंने अपनी बाइक को रेस्टोरेंट की पार्किंग में ही छोड़ दिया और सुजैन की कार में बैठकर हम दोनों ही वहां से निकल गए। थोड़ी देर में हमने रेल फाटक पार करा और उसके बाद हम दोनों मालवीय नगर में आ गए। धीरे धीरे जैसे हम उस घर की तरफ बढ़ रहे थे, हवाएं थोड़ी तेज होने लगी और मौसम थोड़ा खराब सा होने लगा। अब धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुकी थी और थोड़ी ही देर में हम उस घर के सामने थे जिसके आगे नंबर प्लेट लगी थी 217 मालवीय नगर। सुजैन ने सड़क के बीचों बीच गाड़ी को रोक दिया है। भगवान, यह नहीं हो सकता, मैं सच में देख पाया था उसके चेहरे पर कि वह किस तरीके से हैरान हो गई थी उस घर को वहां पर देखकर। यह इम्पॉसिबल है यार, इस पूरे एरिया में मैंने अपनी जिंदगी बिता दी है, यहाँ पर यह घर पहले कभी नहीं था। मैं तब भी इस बात को मजे में ले रहा था। मैंने उसे चिढ़ाते हुए बोला, मेरे 1000 रुपए दूंगी बात। मैं ऐसा बोलते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से नीचे उतर गई। बारिश अब तेज हो गई थी। गाड़ी से उतरने के बाद ना जाने क्यों सुजैन धीरे धीरे अब उस घर की तरफ बढ़ रही थी, उस घर के पीछे के दरवाजे की तरफ। ये सुजैन, इधर आओ। ओए, अगर उन्होंने देख लिया तो पुलिस बुलवा देंगे, रात के 2 बज रहे हैं। उसने एक पल को मेरी तरफ देखा और अपने हाथ से मुझे चुप रहने का इशारा किया और अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब एक बहुत ज्यादा अजीब चीज हुई। उस घर में जो पीछे वाली साइड पर दरवाजा था जहां सुजैन बढ़ रही थी वो अब तक मेरी आंखों के सामने बंद था, पर जैसे ही सुजैन थोड़ा आगे गई वो दरवाजा एकदम से ही पूरा खुल गया। सुजैन उस दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसने अंदर जाकर बाहर की साइड से ही तब पता नहीं क्यों एकदम से अंदर की तरफ जाने लगी। मैं थोड़ा जोर से बोला बट उसने मेरी बात को अनदेखा कर दिया और उसके बाद जैसे ही वह अंदर गई तुरंत वो दरवाजा बंद हो गया। मैं जोर से चलाया और गाड़ी का मैंने गेट खोला। इसके बाद मैं भागते हुए उस दरवाजे की तरफ गया जो कि उस घर का पीछे वाला दरवाजा था। मैंने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करी पर पता नहीं कैसे अब वो दरवाजा बंद हो चुका था और खुल ही नहीं रहा था। बारिश और ज्यादा तेज हो चुकी थी। अब मैं वहां से सुजैन को आवाज लगाने लगा बट कोई फायदा नहीं। अब मैं घर के चारों ओर देखने लगा बट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तब मैं घर के मेन डोर के पास गया और उसके बाद मैं वहां पर बोलने लगा, सुजैन मेरी आवाज आ रही है, बाहर आओ। इसके
बाद मैंने उस दरवाजे पर नॉक करा, बट जैसे ही मैंने एकदम से दरवाजे पर हाथ मारा, पता नहीं कैसे मेरे हाथ में बहुत जोर से चोट सी लगी। इतनी जोर से कि मेरे हाथ में से एकदम से खून सा आने लगा और बारिश की उस रोशनी में मेरा खून मुझे काले रंग का दिखाई पड़ रहा था। मैंने गुस्से में आकर उस दरवाजे को जोर से लात मार दी और वो दरवाजा एकदम से पूरा खुल गया। तब जो मैंने सामने देखा उसे देखकर मैं चौंक गया और डर भी गया। मेरे सामने वही बच्चा खड़ा था जो कि तब पहले पिज्जा लेकर गया था। तुम यहाँ वापस क्यों आए? तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था। ऐसा बोलते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। पता नहीं क्यों पर उस छोटे बच्चे को देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। तब एकदम से ही अंदर से एक जोरदार चीख आई और उस आवाज को पहचान गया जो कि सुजैन की थी। मैं जोर से चिल्लाया, सुजैन तुम ठीक हो? पर वो बच्चा बिना किसी एक्सप्रेशन के मेरी तरफ बढ़ रहा था और वो बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अब तू वापस आ चाहिए था, तुमने किसी को अंदर जाने दिया। तब वहां पर जो एक छोटा सा बल्ब टंग रहा था वो धीरे धीरे बंद चालू होने लगा और मुझे सच में बहुत सारा डर लग रहा था। अब वो एक आखिरी बार चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से। और तब उसका मुंह जब मैंने अंदर से देखा तो मैं डर के मारे कांप गया, क्योंकि इसके मुंह में ना कोई दांत दिख रहा था ना जीभ, बस काला अंधेरा। इसके बाद एकदम से उसका मुंह पता नहीं कैसे बड़ा सा होने लगा। मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं पीछे मुड़ा और जोर से भागने लगा। मैं भागते भागते 201 नंबर मकान के सामने आ गया था और अब मुझे सुजन की एक बार फिर से याद आए। अब मैं धीरे धीरे वापस से उस मकान के सामने गया और तब मेरे को दूर से ही दिख गया कि रोड पर सुजन की गाड़ी नहीं खड़ी थी, जो कि उसने बीचों बीच लगाई थी। मैं वहां से मुश्किल से 40 सेकंड के लिए भी नहीं कि होऊंगा, पता नहीं क्यों, पर मैं तब वहां से पैदल भागकर वापस से रेस्टोरेंट आया। लगभग 3 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट ने के बाद मैंने अपने यूनिफॉर्म को चेंज करा और उसके बाद अपनी बाइक लेकर अब मैं वापस से मालवीय नगर की साइड गया। तब जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर 217 था, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब वो मकान वहां पर था ही नहीं, वो पूरा का पूरा घर वहां से गायब हो चुका था। सुजन की गाड़ी भी। मैं ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया और बस मैं चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने मैंने जो कहानी बताई, उन्हें मेरी बात पर फौरन यकीन हो गया कि रात में अपना काम करने के बाद मैं चला गया। और सुजन कहाँ गई मुझे नहीं पता। पुलिस वालों ने तो मेरे से ज्यादा सवाल नहीं करे, पर जो शॉप के ओनर थे उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम कुछ छुपा रहे हो? मैंने कहा नहीं, पर मुझे तलक गया था कि उन्हें मेरे ऊपर शायद कुछ शक था। सभी लोगों ने लास्ट में यही कहानी बताई कि सुजन, जिसके पास रेस्टोरेंट के लगभग 5 लाख रुपए थे, वो उन पैसों को लेकर कहीं भाग गई। कहीं ना कहीं सब जानते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुजन उस टाइप की औरत थी ही नहीं। अगले कुछ दिनों तक रेस्टोरेंट के ओनर ही सुजन का काम संभालते रहे। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे बंदे को वहां पर मैनेजर बना दिया। सुजन लापता हो चुकी थी। उसके घर वालों ने उन लोगों को एक इनाम देने की घोषणा करी जिस किसी ने भी उसे देखा हो। बस सुजन के बारे में कभी दोबारा कुछ नहीं पता चला। मुझे पता है वहां पर क्या हुआ था और सुजन कहां गई, बट मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों को मेरी बात पर यकीन ही नहीं होगा। पुलिस वाले मुझे या तो पागल समझेंगे या ये समझेंगे कि सुजैन का मैंने मर्डर कर दिया, इसीलिए शायद मेरा चुप रहना ही सही था। सुजैन को लापता हुए लगभग 1 महीना बीत गया था। एक और शनिवार की रात थी। हम काफी ज्यादा बिजी थे उस टाइम पर। वहां पर एक नया लड़का ज्वाइन हुआ था जो कि कॉल पिक कर रहा था और मैं उसके साइड में ही था। तब एक कॉल आए और साफ से आवाज वही उस बच्चे की आई। उसने 217 मालवीय नगर में एक ऑर्डर करा, लार्ज पिज्जा, और वो पिज्जा था पाइनएप्पल वाला। पर पाइनएप्पल वाला पिज्जा सुजैन का फेवरेट था।